हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अप्रैल माह में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है आप सभी की। तो उसी को देखते हुए यूकेपीएससी द्वारा 2020 की जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा थी, जिसका आयोजन 21 मार्च 2021 को किया गया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। इसमें आपको 40 अंकों की टीचिंग एप्टीट्यूड, इसी के साथ आपको उत्तराखंडी ज्ञान, रीजनिंग और सामान्य हिंदी भी देखने को मिलेगी। पुरानी परीक्षाओं की बात करें तो कभी इसमें इंटरव्यू होता था, कभी नहीं होता था, कभी सिर्फ मेंस परीक्षा होती थी। लेकिन इस बार की जो प्रवक्ता परीक्षा होने वाली है 2025 में, उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस आपकी परीक्षा होगी। इस बार कोई इंटरव्यू भी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त होगी। उसके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा जो इस साल अप्रैल माह में आयोजित होने वाली है, उसके लिए कल 5 मार्च से हमने एक प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट किया है, विषयवार प्रैक्टिस बैच, जिसमें संपूर्ण उत्तराखंड और संपूर्ण सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, ये बैच अगर मैं आपको बताऊं 5 मार्च से स्टार्ट होकर आपकी परीक्षा से कुछ दिन पहले यानी 24 अप्रैल को समाप्त होगा। क्विज हमारे टेलीग्राम पर होगी और इससे जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल देखने को मिलेंगे। अब इस विषय में तो मुझे डिटेल जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता दूंगा, और जहाँ पर जैसे मेरे उत्तराखंड आएगा, जीएस आएगा, तो वहाँ पर डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। रीजनिंग के भी डायरेक्ट सवाल मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए अलग बोर्ड इत्यादि और अलग टाइम की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला सवाल है, एजुकेशन एंड मेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन, किंडर गार्डन पद्धति के जन्मदाता थे? दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रोबेल। अगला सवाल देखते हैं, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है? इसका सही जवाब है शिक्षण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और बाकी डिटेल जानकारी आप देख रहे हैं, पीडीएफ आपको प्राप्त होगी, तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। यहाँ पर हम सॉल्यूशन पर ही फोकस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही जवाब है वैलिड से। अगला सवाल देखते हैं, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कहा जाता है? किसमें कहा जाता है? पेस्टोलॉजी में। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 9 क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अगला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ CIET? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगला सवाल, 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसका सही जवाब है 1995। अगला सवाल है, नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर यानी शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका सही जवाब है 1958, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विच वन इज हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या सहायक है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य और खेल, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है भावनात्मक क्षेत्र में। कंप्यूटर में इमोशन थोड़ी होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति नहीं है? तो इसका सही जवाब है कहानी कथन। डिटेल जानकारी आप बॉक्स के अंदर का देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल है, CAI निम्नलिखित को सुगम बनाती है? इन सभी को सुगम बनाती है यानी व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता का ध्यान देना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो इसका सही जवाब है सत्ता की आलोचना करना। अगला सवाल है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब है, ये माइक्रो टीचिंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका सही जवाब है शिक्षण कौशलों का विकास करना। पहले 40 प्रश्न आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ही देखने को मिलेंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अभी इस संडे 2 मार्च को एक परीक्षा भी आयोजित कराई थी UKSST ने,
उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन और पीडीएफ आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आपने देखने हैं। निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अधिक्रमित अनुदेशन आधारित है, तो उसका सही जवाब है B.F. स्किनर। अगला सवाल है यूजीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, यूजीसी की स्थापना हुई थी, तो उसका सही जवाब है 1956। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा का विचार किया गया है, तो उसका सही जवाब है निवेश के रूप में। अगला सवाल, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है, तो उसका सही जवाब है मल्टी सेंसरी अप्रोच, यानी बहु इंद्रिय उपागम, बहु इंद्रिय उपागम। अगला सवाल देखते हैं। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है, तो उसका सही जवाब है 4 भागों में। अब वो 4 भाग कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई, तो उसका सही जवाब है 1973। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है सवाल। कोठारी कमीशन वॉज सेटअप इन, तो इसका सही जवाब है 1964। अगला सवाल है सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था, यह कोठारी आयोग का ही था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। अगला सवाल 25वां क्वेश्चन, सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, तो इसका सही जवाब है विस्तृत। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका सही जवाब है शिक्षक जन्मजात होते हैं। जन्मजात कैसे होंगे, सीखना तो पड़ेगा ही, शिक्षक माने सीखना। अगला सवाल है और सिखाने वाले, अब जब तक सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे। अगला सवाल है बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो इसका सही जवाब है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। अगला सवाल है नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन, तो इसका सही जवाब है 1980। अगला सवाल देखते हैं। RUSA, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला सवाल, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टास्क ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का कार्य नहीं है, क्या नहीं है, मूल्य विकास। अगला सवाल है ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे जाता है, तो उसका सही जवाब है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं। अगला सवाल, मेन फोकस ऑफ NCTE, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है, तो उसका सही जवाब है शिक्षक शिक्षा। अगला सवाल है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका सही जवाब है सैम पित्रोदा। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इस पेपर में आपको करंट अफेयर के सवाल भी देखने को मिलेंगे। पेपर 2021 में तो 19-20 का करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल आवश्यक नहीं है हमारे लिए, तो उसको नहीं देखना, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को देखना है, उत्तराखंड के सवाल देखने हैं, हिंदी के देखने हैं। अगला सवाल है शाला दर्पण परियोजना का संबंध है, तो उसका सही जवाब है केंद्रीय विद्यालयों से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। RTE एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित है, तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 12 का 1C। अगला सवाल, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित, किन बालिकाओं से संबंधित है, इन सभी बालिकाओं से, यानी अनुसूचित जाति की, जनजाति की और मुस्लिम समुदाय। अगला सवाल, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था, तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अभी तो लेटेस्ट 2020 वाली चल रही है। अगला सवाल है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुदलियार, LS मुदलियार। अगला सवाल है राधा कृष्ण आयोग का मुख्य संबंध था, किससे संबंध था, इसका सही जवाब है उच्च शिक्षा। अगला सवाल है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, इसकी सिफारिश किसने की थी, इसकी सिफारिश की थी NKC ने, यानी नेशनल नॉलेज कमीशन ने, नेशनल नॉलेज कमीशन ने। अगला सवाल देखते हैं आर्टिकल 243, इसका संबंध किससे है। 40 सवाल हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए हैं, अब आएंगे हमारे GS के सवाल। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 का संबंध है पंचायती राज से, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को,
उसके तहत लागू किया गया है। 24 अप्रैल को इसी वजह से हम पंचायती राज प्रतिवर्ष मनाते हैं, 24 अप्रैल को। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अगला सवाल है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, आगे बढ़ते रहने का। अगला सवाल है, अब बैडमिंटन जागरूकता राजदूत से रिलेटेड, ये करंट अफेयर का सवाल है, इसको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, इसका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। भारत के एक फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं। वैसे पुरुष में आपने अचंता शरद कमल को याद करना है, और महिलाओं में आप याद करना है आपने मनिका बत्रा को, मनिका बत्रा। अगला सवाल है, निम्न में से किन केंद्र शासित प्रदेश राज्यों का विलय करके दिसंबर 2019 में एक बिल पारित किया गया था? तो विलय किया गया था दादर नगर और दमन दीव को। ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, इन्हें एक किया गया और ये मान्यता प्राप्त इनको हुई है 26 जनवरी 2020 से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित कब किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 2019। वर्तमान में तो चंद्रयान 3 भी हम कर चुके हैं लॉन्च सफलतापूर्वक। अगला सवाल है, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 का पूछा है, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, अभी तो लेटेस्ट आपने याद रखना है, लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। बाकी करंट अफेयर से आप अपडेट हो सकते हैं। अब सुंदर पिचाई से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया कि किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वर्तमान में इनकी क्या पोस्ट है आपने सर्च करके देख लेना है, क्योंकि ये 2019-20 का डेटा यहाँ पर पूछा गया है। पेपर कब हुआ था? 21 मार्च 2021 को। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अभी तो वर्तमान में COP29 और 30 चल रहा है, तो यही आपने याद रखना है। 25 वाला भूल जाइए, इस सवाल को नहीं देखना है आपने। जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए एक जो सम्मेलन किया जाता है उसे कहते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, याद रखेंगे COP। अगला क्वेश्चन है, ओस्लो समझौते का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ये इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता। अगला सवाल है, 2019 का साहित्य का नोबेल पूछा है, आपने बिल्कुल इसको याद रखना है, आपने 2024 का याद रखना है। 2024 के सभी जो आपको नोबेल पुरस्कार हैं वो सभी आपने याद रखने हैं। अगला सवाल है, प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब है एंथोसाइसिन के कारण। अगला सवाल है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक सवाल आने वाला है, उससे पहले एक और सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 2 एंगस्ट्रॉन। जो ए के ऊपर आपको 0 जैसा दिख है, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉन। तरंग दैर्घ्य की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉन। अगला सवाल है, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है तो बच्चों का रक्त समूह हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है गैल्वेनीकरण, ए। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो इसका सही जवाब है दूरी की। अगला सवाल है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता करता है? इसका सही जवाब है विद्युत ऊर्जा। अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, उन्हें क्या कहते हैं? WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला सवाल है, टीकाकरण किसने प्रारंभ किया था? चेचक का टीका इन्होंने ढूंढा था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1796 में दुनिया का पहला टीका चेचक का टीका इन्होंने ही बनाया था। अगला सवाल है, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। 61वां क्वेश्चन, ये साइंस के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। डिटेल आप इन जैसे बॉक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उनसे आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, क्यों रुक जाती है? तो इसका सही जवाब है घर्षण बल के कारण। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इतिहास के हम लगातार सवाल देखेंगे। नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है सतकर्णी प्रथम, ये सातवाहन वंश के शासक थे। अगला सवाल है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति
इसके संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है मलिक अंबर को। अगला सवाल है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो इसका सही जवाब है, अच्छा ये सवाल तो हम देख चुके हैं, ये पेज रिपीट हो गया था। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से भी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपके लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए आप बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं, यूकेपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए कल 5 मार्च से हमने एक बैच स्टार्ट कर दिया है। 5 मार्च से 24 अप्रैल तक ये हमारा प्रैक्टिस बैच चलेगा, जिसमें हम रात 8:30 बजे से प्रैक्टिस क्विज लगाते हैं, जिसका रिवीजन अगले दिन सुबह 8:30 बजे से हम करते हैं। डेली आपको टारगेट दिए जाएंगे, उसी के आधार पर आपने पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से रिलेटेड सवाल आया हुआ है। तो जनगणना 2011 के आंकड़े आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेने हैं, वो भले भारत के हैं या उत्तराखंड के हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो जनगणना 2011 की ही है। 2021 में होनी चाहिए थी अगली जनगणना, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। बीच में आप जानते हैं कोरोना इत्यादि भी हो गया था। अब देखिए 1-2 साल में लेटेस्ट आंकड़े आ जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है बोरा साइबेरिया। यहाँ पे हवाओं की बात हो रही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक शीत जलधारा है? तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला बेंगुएला जलधारा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 70वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता यानी डेंसिटी की बात हो रही है सर्वाधिक है? केरल में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है लौह है इसका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉगर बैंक जो है एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है, किस सागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर सागर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है? तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, चारों टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइट, सबसे बेकार होता है पीट। भारत में अगर मैं बताऊं एंथ्रासाइट कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। जिस कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना बेहतर माना जाता है। अगला सवाल है, 1950 में भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य हुआ करते थे? तो इसका सही जवाब है 10 राज्य। अगला सवाल है, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है जी ऑस्टिन, ग्रेगविल ऑस्टिन। अगला सवाल है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किस रूपों में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ये सभी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार, ये सभी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 77वां सवाल, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 मसूरी में। संस्थापक कौन थे और पहले अध्यक्ष देवीदत्त पंत थे। इसका पहला विभाजन हुआ था 1987 में, ये भी याद रखेंगे आप। उत्तराखंड क्रांति दल का काशी सिंह एरी ने इसका विभाजन करा था। कुटीर ज्योति योजना, इसका संबंध किससे है? विद्युत से है, बिजली से है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 78 सवाल हमारे हो गए हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करना है आप लोगों ने। अगला सवाल, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद, ये उस टाइम का करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1996 को। राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, क्योंकि यूपी से अलग हम हुए थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल, निम्न में से उत्तराखंड के जो डोला पाल की आंदोलन है उससे संबंधित कौन है? तो इसका सही जवाब है जयानंद भारती। अगला सवाल, उत्तराखंड में निम्न में से किस तहसील ने 2001 से 11 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी? तो भिखियासैंण पौड़ी गढ़वाल की।
किन जिलों में नेगेटिव या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी? 2 जिले थे हमारे, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, आपने याद रखना है। यहाँ पे तहसील पूछी गई है, तो भिकियासैंण तहसील आपने याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा युग्म गलत है? कफनी ग्लेशियर बागेश्वर सही, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ सही, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल सही, नामी ग्लेशियर बागेश्वर नहीं है, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। कत्यूरी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इन सभी जगह से प्राप्त हुई, यानी थत्यूड़ टिहरी गढ़वाल से भी, देवढोंगा उत्तरकाशी से भी, और कत्यूर घाटी कुमाऊं से भी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मैत्री आंदोलन के जनक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कल्याण सिंह रावत, 1995 का। अगला सवाल, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है भू अभिलेखों से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका सही जवाब है प्यारे पिथौरागढ़ में। अगला सवाल, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है अंसा मनराल जी। कब प्राप्त हुआ था इन्हें? 2000 में। इसी साल एक उत्तराखंड के व्यक्ति को फिर से दिया गया है, करंट अफेयर में उसे हम पढ़ेंगे। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो फतेहपति साहब। अगला सवाल, चंद वंश के शासनकाल में सिरती क्या था? सिरती एक भूमिकर था। अगला सवाल है, श्रीदेव सुमन जी, इनका बलिदान दिवस कब था? तो 84 दिनों की टिहरी राज्य सरकार के खिलाफ इन्होंने अनशन किया था। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनका स्वर्गवास हो गया था। अगला सवाल, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के बाद विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? न्यू चैपल युद्ध। इसी के साथ हमारे दरबान सिंह नेगी जी को भी दिया गया था। अगला सवाल, 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इन सभी ने, यानी श्रीदेव सुमन जी ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी, विजय लक्ष्मी पंडित जी ने, इन सभी ने इसमें भाग लिया था। अगला सवाल, अनासक्ति आश्रम कौसानी कहाँ किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी आए थे यहाँ, इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। अगला सवाल है, मरोज क्या है? मरोज एक पर्व है, किनका है? जौनसारियों का जनजातीय त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित हुआ था? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 1929। अगला सवाल देखते हैं, 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयदत्त जोशी ने। अगला सवाल देखते हैं, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया, यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, चमोली से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जौनसारी। अगला सवाल देखते हैं, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो इसका सही जवाब है तरुण कुमाऊं। अगला सवाल, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो उसका सही जवाब है 23 जनवरी 1939। 23 जनवरी 1939। अगला सवाल देखते हैं, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो इसका सही जवाब है भूमि नाप करने वाले अधिकारी। अगला सवाल देख लेते हैं, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 1919 में। और ऐसा अधिनियम लागू करने वाला हमारा प्यारा उत्तराखंड पहला प्रदेश है। अगला सवाल देखते हैं, महिम वर्मा उत्तराखंड, इनका किस खेल से संबंध है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2016 में 4 अप्रैल को। इसमें संशोधन कब किया गया? 2019 में। अब कुछ सवाल आपको मैथ्स और रीजनिंग के देखने को मिलेंगे जिनके लिए अधिक समय चाहिए होता है, तो उसका सॉल्यूशन हम बाद में देख लेंगे। तो सवाल आपको दिख जाएंगे पीडीएफ जैसे ही आपको प्राप्त होगी। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी के सवाल। तो 20 सवाल हमें सामान्य हिंदी के देखने को मिलेंगे। हिंदी के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की बुक जरूर पढ़नी है आपने। आदित्य पब्लिकेशन की बुक से ही ये सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे शब्दावली वाले, क्योंकि यूकेपीएससी जो है
उत्तर प्रदेश के पेपरों पर उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा कराई गई परीक्षाओं पर विशेष फोकस करता है। और उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के पेपर आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इस बुक को ज़रूर लें, ये मैं अनुभव के आधार पर ही आपको कह रहा हूँ, ज़रूर आपने लेना है। और इसी के साथ हिंदी में बेहतर स्कोर के लिए ईओ की भर्ती परीक्षा कराई थी हमारे यूकेपीएससी ने, 100 अंकों के उसमें हिंदी का पेपर था, उसको देखना है आपने। पूरा पेपर आपका आदित्य पब्लिकेशन की बुक से मिला। और इसी साल 12 जनवरी 2025 को एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन भी यूकेपीएससी ने कराया है, जिसमें 100 अंकों की हिंदी पूछी गई थी। तो उसके सवाल भी आपने देखने हैं, दोनों पेपर आपने देखने हैं, तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। नस्वर शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब है शाश्वत। बाकी अन्य विलोम शब्द इत्यादि भी दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, यथेष्ट शब्द का विलोम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कम। अगला सवाल है, संयोग में किस उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में आदि में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। तो संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस शब्द में अनुपसर्ग का योग नहीं है, तो इसका सही जवाब है अनभिज्ञ। अगला सवाल है, गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब है अन। अगला सवाल है, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसका सही जवाब है कार। अगला सवाल है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बहुत बार पूछा गया सवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका सही जवाब है वर्ड से। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मुहावरा पूछा गया, कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी खड़ा करना। अगला सवाल है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब है आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, संधि विच्छेद से सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सत धन जन। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास की योजना है, तो उसका सही जवाब है पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका, किसी अन्य की ओर इंडिकेट करता है। पीताम्बर यानी श्री कृष्ण की बात हो रही है। जिस समास में न पहला पद न दूसरा पद प्रधान होते हैं, किसी अन्य की तरफ इंडिकेशन करेंगे, तो पीलाम्बर पीताम्बर यानी श्री कृष्ण की यहाँ पर बात हो रही है, भगवान विष्णु की यहाँ पर बात हो रही है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, महान है जो आत्मा, तो उसका सही जवाब है कर्मधारय समास। अगला सवाल है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो संधि है यहाँ पर स्वर संधि, लेकिन कौन सी स्वर संधि, यण स्वर संधि। स्वर संधि के टोटल 5 टाइप होते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अगला सवाल है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है कौन सा, निर्मम। अगला सवाल, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है ऑप्शन नंबर सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। अगला सवाल है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है मछली। तत्सम और तद्भव क्या होता है, तत् धन सम, तत्सम यानी तत् माने उसके, सम माने समान। किसके समान, संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत के समान है, यानी जैसा संस्कृत में प्रयोग होते थे वर्तमान में भी वैसे प्रयोग होते हैं, तो उन्हें कहते हैं तत्सम। और तद्भव क्या होते हैं, तत् धन भव यानी उससे होना या उससे उत्पन्न। किससे होना है, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न शब्द जो परिवर्तित हो गए उन्हें कहते हैं तद्भव। अगला सवाल है, फूल शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका सही जवाब है पुष्प। अगला सवाल, अंतिम सवाल आज के प्रैक्टिस सेट का, धनु शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब है कोदंड। इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल इत्यादि से भी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं स्टडी रिलेटेड, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग या आपकी परीक्षा के रिगार्डिंग, या आप हमारे प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहें। प्रैक्टिस बैच की अगर हम बात करूं, लेक्चरर का प्रैक्टिस बैच 5 मार्च यानी कल से हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो कि 24 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें संपूर्ण सामान्य अध्ययन
संपूर्ण उत्तराखंड ज्ञान के प्रैक्टिस कराई जाएगी विषयवार। इसी के साथ लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा जो कि मई माह में आयोजित होने वाली, उसका प्रैक्टिस सेट भी हमारे चल रहे हैं। ये टेलीग्राम पर बैच चल रहे हैं, तो उनसे भी जुड़ने के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जितना जल्दी जुड़ेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। यह आपकी अपनी इच्छा पर है, आप जुड़ना चाहें ना जुड़ना चाहें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सारी जो प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे यूकेपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड के आधार पर ही कराए जाएंगे, और मैं अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर भी आपको ये पेपर कराऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आर मेंस दे चुका हूँ, लोअर पीसीएस मेंस दे चुका हूँ। तो उन परीक्षाओं के आधार पर भी आपको परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। और जो ईओ भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें मेरे 85 अंक आए थे हिंदी में, इसको भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जीएस में भी काफ़ी अच्छे अंक थे मेरे। तो किसी भी अन्य जानकारी के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पर आप मैसेज जरूर करें, और सारे महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।